स्पीच की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारे पास लास्ट जो स्पीकर मौजूद हैं, मैं उनका आपको पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ही इज़ डॉक्टर मोहम्मद अली शुएब। ही इज़ CTO एंड फाउंडर ऑफ नॉर्म हेल्थ। और आज की जो टॉक के लिए हमारे पास डॉक्टर साहब के लिए टॉपिक है वो है AI इन फिटनेस एंड वेल ब्रिंगिंग एंड ऑल्सो वेयरेबल टेक्नोलॉजी। किस तरह से हमारे पास जो हमारे गैजेट्स इनको हम यूज़ करते हैं, किस तरह से वो AI इनेबल होते जा रहे हैं। स्मार्ट वॉचेस हम सबके पास हैं और स्मार्ट वॉच के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम किस तरह से अपनी फ़िटनेस को ट्रैक कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें डॉक्टर साहब हमारे पास आके यहाँ पर पेश करेंगे। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर मोहम्मद अली शुएब साहब। टाइम जो है वो बहुत कम है, मीसम ने मुझे भी इंडिकेट किया है। तो मैं बाय प्रोफेशन एक एनेस्थेटिस्ट हूँ, लेकिन मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स और साइंटिफिक कंप्यूटिंग में भी है। तो मेरे पास ये एक यूनिक आपसे पर्सपेक्टिव कह लीजिए AI का है। तकरीबन 15 साल से मैं AI में काम कर रहा हूँ और मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नॉर्म हेल्थ। थैंक यू बाय द वे, आप मेरे ख्याल में पहले बंदे हैं जिन्होंने उसका नाम सही लिया। तो इसका नॉर्म हेल्थ नाम है और हम AI बेस्ड वियरेबल मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं। अच्छा, 2 days a week मैं एज एन एनेस्थेटिस्ट काम करता हूँ, एनेस्थेटिस्ट, और बाकी दिन मैं जो मेरा काम है वो बहुत रिलेटेड है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और फर्मवेयर डेवलपमेंट से। अच्छा, वेरिएबल्स की मैंने बात की तो आई गो रियली फास्ट। तो वेरिएबल्स क्या चीज़ें हैं? वेरिएबल्स वो डिवाइसेस हैं जो हम पहन सकते हैं, और इनका मकसद ये होता है इन वेरिएबल डिवाइसेस का कि ये डेटा कलेक्ट कर सकें, और वो वाला डेटा जो आमतौर पे आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल में बड़ा सोफिस्टिकेटेड और बल्कि इंस्ट्रूमेंट होता है जो वो डेटा कुछ देर के लिए कलेक्ट करता है, तो ये बड़े कंटिन्यूसली उस डेटा को जो है कलेक्ट करते हैं। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अबाउट $200 बिलियन की इंडस्ट्री है 2025 में ये, और 2030 तक ये डबल हो जाएगी, और इट इज़ एन एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग इंडस्ट्री। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। अच्छा, वियरेबल्स की हमने बात कर ली। वियरेबल्स हम पहने क्यों? What is the reason why to wear these wearables? तो उस सबसे बड़ी इसकी यूटिलिटी है वो है वेलनेस और हेल्थ की। जो इसकी जो 200 बिलियन मार्केट है ना, उसका सबसे ज़्यादा शेयर इस वक्त वेलनेस का है बजाय इसके कि मेडिकल डिवाइसेस का है। हालांकि हम एक मेडिकल डिवाइस कंपनी है, लेकिन हमारा फोकस सेल्स की वजह से जो है वो वेलनेस के भी होता है, क्योंकि जैसे डॉक्टर फारिस की प्रेजेंटेशन में आपने सुना होगा कि जो मेडिकल डिवाइसेस का वो जो ब्लेम होता है, अगर कोई गलती होती है तो फिर वो बड़ा क्रिटिकल होता है। तो हेल्थ और वेलनेस का भी एक बताते खुद एक बड़ा मिसअंडरस्टूड एक कॉन्सेप्ट है। तो हेल्थ होती क्या है? बेसिकली लोग समझते हैं इट इज़ मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़। हर मेडिकल स्टूडेंट जो है वो 3rd ईयर में आके ये पढ़ता है कि नहीं, डिजीज़ को ख़त्म कर देना सिर्फ हेल्थ नहीं है, हेल्थ इज़ अ मल्टी मोडल थिंग। तो WHO उसको इस तरह डिफाइन करती है कि ये फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग जो है उसका एक मुरक्कब है। तो हम हेल्दी स्टेट को अचीव वियरेबल से सिर्फ वियरेबल्स के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि वियरेबल्स एक इंस्ट्रूमेंट है, वो सिर्फ एक टूल है जिसके थ्रू हम डेटा मेजर करते हैं। तो इसमें जो असल चीज़ है वो है AI। अच्छा, AI के बारे में जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर आए हैं, आपको AI के बारे में पता है, मेरे से पहले बहुत सारी टॉक्स हुई हैं AI की, लेकिन एक चीज़ पे बहुत हमेशा कम बात होती है, वो ये है कि क्यों, वाई AI, क्यों AI जो है हम वो डिस्टर्ब कर देगी चीज़ों को, क्यों हम कहते हैं कि AI जो है वो हमें इयॉन्स पुश कर देगी। इस पे बहुत कम लोग जो हैं वो बात करते हैं। तो मैंने सोचा है इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से मैं थोड़ा सा तमीज़ बांध के और इस चीज़ को क्लियर करा दूँ। अगर मेरा टेक होम मैसेजेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अच्छा, उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहले इब्न सीना का हमने सबने नाम सुना है, बच्चों में पढ़ा भी है। ही वॉज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट, एक फिजिशियन भी थे। उनकी किताब थी कानून फित तिब, और कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से जानी जाती है ये किताब। और ये किताब जो है वो 800 साल तक दुनिया का मेडिकल स्टैंडर्ड रही है। और उस किताब के अंदर एक चीज़ थी, उसे कहते थे इल्म नब्ज़ शनासी। नब्ज़ शनासी होती है कि आप पल्स पे रख के हाथ और पल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। मैं इसको पूरा इल्म तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते थे। और ये सारी टर्मिनोलॉजी है जो उन्होंने उस ज़माने में आज से 1000 साल पहले पल्स के बारे में डिफ़ाइन की है। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजी आप देखें चाइनीज़ मेडिसिन से भी हमें मिलती है जो उससे भी ज़्यादा कदीम है। और ये जो प्लेथेस्मोग्राफ आप देख रहे हैं राइट साइड के ऊपर, ये एक नॉर्मल पल्स का विजुअलाइज प्लेथेस्मोग्राफ है। और आज हमारे पास इतने फीचर्स मौजूद नहीं है जितने फीचर्स इन लोगों ने हमें बताए हुए हैं उस ज़माने में बताए थे। इब्न सीना की किताब में कैनन ऑफ मेडिसिन में लिखे थे और चाइनीज़ मेडिसिन से हमें मिले थे।
तो हमें तकरीबन, और ये मज़े की बात क्या है कि 600 साल लगे हमें यहाँ तक ये जो नब्ज़ शनासी के इल्म से ये डिफ़ाइन करने में कि थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन क्या है, दिल धड़कता है। हमें थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन विलियम हार्वी ने तकरीबन 16वीं सदी में 17वीं सदी में दी है। तो हमें ऑब्जर्वेशन से थ्योरी तक आने में ही कोई 6 साल लग गए, 600 साल लग गए, और थ्योरी से एप्लीकेशन तक हमें और फर्दर 200 ईयर्स लगे। स्पिग्मोग्राफ्स थे जो कि पहली दफ़ा हमने तकरीबन 18वीं सदी में शुरू किया था, ये समझना कि ब्लड प्रेशर से पल्स किस तरह रिलेटेड है, इरिथमियास क्या होते हैं और दिल की बीमारियां क्या होती हैं। तो ये बेसिकली, और ये सिर्फ, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है सिर्फ इसलिए कि ये मेडिसिन की एग्जांपल है, साइंस की हर फील्ड में ऐसा ही है। अगर आप योहानेस केपलर का आपने नाम सुना हो, तो जो गैलीलियो की जो टेलीस्कोप से उसने जो डेटा कलेक्ट किया था, जिसके ऊपर न्यूटन ने फाइनली जो अपनी थ्योरीज बनाई थी, जेनेटिक्स में ऐसा हुआ। हमेशा ऐसा होता है कि ऑब्जर्वेशन पहले आ जाती है, थ्योरी में आपको कई साल लगते हैं। तो एआई यूनिक किस तरह है? एआई इस तरह यूनिक है कि जो मॉडल्स हैं एआई, वो जो रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हमारी दुनिया, ज़िंदगी जो हमारी दुनिया है वो मैथमेटिक्स की ज़बान में लिखी हुई है। ये गैलीलियो ने पहली दफ़ा कहा था, और इस पर काफ़ी लोगों ने भी, फलसफियों ने बहुत बात की है, पाइथागोरस ने और काफ़ी लोगों ने। तो ये उस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को लर्न कर लेता है, और ये भी हमें मैथमेटिक्स से ज़रूर पता है कि ये लर्न करता है। तो होता क्या है कि ऑब्जर्वेशन से लेके जो एप्लीकेशन तक की जंप है ना, ये हम लगा लेते हैं विदाउट साइंटिफिक मेथड, जिसमें हमें पता है कि हमें कई 100 साल लगेंगे। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है, ये नेमुल बदल नहीं है इसका साइंटिफिक मेथड का। साइंटिफिक मेथड की अपनी जगह जो है एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन एप्लीकेशन में जंप मारने के लिए हम लोगों को ये बहुत कारामद चीज़ है, यानी क्विक फिक्स है। हमारे पास बहुत हाई क्वालिटी डेटा हो, हमारे पास एआई के अच्छे एल्गोरिथम्स हों, तो हम लोगों के पास, हम उस पर एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, उसकी मैं एप्लीकेशंस के ऊपर भी आऊँगा। तो कि एप्लीकेशंस क्या हैं। अच्छा, हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ अक़साम के सेंसर्स हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम के जो सेंसर्स हैं, जो कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि डेडिकेटेड हैं एक हाई क्वालिटी सेंसर्स बनाने के लिए, जो फिजियोलॉजिकल सेंसर्स हों या बायोलॉजिकल सेंसर्स हों, उनको बनाने के लिए। उनकी मैं मिसालें नहीं दूंगा इस वक्त। अच्छा, ये एक हमारा अपना सेंसर है, क्योंकि हमने नोवेल सेंसर है, हमने बनाया है ये एक रेस्पिरेटरी रेट सेंसर है, तकरीबन बटन से थोड़ा सा बड़ा सेंसर होता है। ये हमारे एक इंजीनियर हैं जिन्होंने अपने सीने पे इसको लगाया हुआ है, और ये उसका जो है रेस्पिरेटरी रेट का ग्राफ आपको मिल रहा है। तो ये बहुत हाई क्वालिटी आपको पैटर्न्स रेस्पिरेशन के बताता है। और रेस्पिरेशन हमें पता है कि वो बहुत स्टेट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट इकसाम की होती है। तो हम इस तरह के सेंसर्स को, हाई क्वालिटी एक्यूरेट सेंसर्स को इस्तेमाल करके इनसे हम इन पे एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, हम एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो एप्लीकेशन की एक मिसाल जो है वो स्लीप हेल्थ है। अच्छा, स्लीप के बारे में लोग समझते हैं कि सो गए और बस उड़ गए और काम हो गया। स्लीप बड़ा, सबसे ज़्यादा हेल्थ के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है, और सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टिव है आपकी ओवरऑल हेल्थ का। सबसे बड़ा प्रेडिक्टर अगर कोई है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का, तो वो स्लीप है। ये स्टडीज़ हैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, ये एस्टेब्लिश्ड बात है। और स्लीप का एक आर्किटेक्चर होना ज़रूरी है, यानी आपको स्टेजेस में स्लीप्स में जाते हैं और उसमें से उठते हैं। अक्सर जो डॉक्टर्स होंगे उनको पता होगा कि आप जब नींद की दवाइयाँ देते हैं तो मरीज़ फिर भी जो है वो थके रहते हैं सुबह। क्यों? क्योंकि वो जो स्लीप की जो दवाइयाँ होती हैं वो आर्किटेक्चर फॉलो नहीं कर पाती नींद का। तो जो है और इसको जो आम तौर पे अगर आपको स्टडी करना होता है, इसको स्लीप स्लीप स्टडीज़ लैब्स होती हैं इसकी, और वो लैब्स जो हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड लैब्स होती हैं। वो डेटा जो है वो EEG सेंसर्स के थ्रू होता है, जो आम तौर पे आपके लिए एक्सेसिबल नहीं होता, और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग उसकी होती भी नहीं है। लेकिन रिसेंटली जो वियरेबल डिवाइसेज हैं वो मूवमेंट, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट के थ्रू जो है वो कर लेती हैं। ये जो राइट में डेटा है, ये मेरा अपना ज़ाती डेटा है रेजिडेंसी के ज़माने का, जब मैं स्पेशलाइज़ कर रहा था। तो ये मैं इससे मैं अपना देखता था कि मेरा स्लीप आर्किटेक्चर कैसा है। जो 2-2 घंटे की नींद है वो मेरी कॉल हुआ करती थी। जो डॉक्टर्स हैं उनको पता है कि कॉल क्या होती है, 30-36 आवर्स की ड्यूटी होती है। तो बेसिकली मैं इसको मॉनिटर करता था खुद, और ये देखने के लिए कि मेरा स्लीप आर्किटेक्चर कैसा है। लेकिन अब ये चीज़ AI कर देती है कि वो नॉलेज, वो सेंस, वो चीज़ जो एक कोई भी एक्सपर्ट कर सकता है, वो उसकी बेसिस पे एक AI ट्रेंड है, जो कि अपोलो का एक सोल्यूशन है। वो ना तो सिर्फ ये प्रेडिक्ट कर देगी कि आपको इस स्टेज से उठने वाले हैं, बल्कि आपको जो लो फ्रीक्वेंसी स्टिम्युलेशन के ज़रिए जो है वो वापस स्लीप की तरफ भी लेके जाएगी। तो ये एक एग्जांपल थी स्लीप की। अच्छा, उस तरह एक एजिंग की मैं एग्जांपल देता हूँ। एक केमिकल प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं ग्लाइकेशन।
HbA1c टेस्ट लोगों ने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा, वो बेसिकली ग्लाइकेशन यही होता है। तो क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है, शुगर हमारी स्किन को एक तरीके से पका रही होती है। ये एग्जैक्टली सेम रिएक्शन है जो कि एक टोस्ट पे होता है। दिस इज ग्लाइकेशन। तो जब आपकी खून में उसकी शुगर की पीक आती है, तो पीक आने के बाद जो है वो ये एजिंग का प्रोसेस होता है, और जिनमें पीक ज़्यादा आती है उनमें एजिंग ज़्यादा होती है। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स। तो ये सेंसर्स हैं, जो छोटे छोटे सेंसर होते हैं, CGM मॉनिटर्स, ये कहते हैं ये आप आराम से अपने हाथ पे लगा लें, और ये जो है आपकी पीक्स को प्रेडिक्ट करते हैं। आमतौर पे ये जो शुगर के मरीज़ होते हैं वो ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिसेंटली अब ये जो है वो हेल्दी लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी मेटाबॉलिक्स को समझने के लिए। तो इस तरह की एक एग्जांपल इसकी है कि जनवरी AI के ऊपर बिल्ट है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल है इसकी बड़ी सुनाता हूँ कि मेरे दोस्त ने एक ये सेंसर ख़रीदा था, जो CGM मॉनिटर था, और वो अपनी वालिदा का डेटा मुझे भेजा करता था। कहता था कि मेरी वालिदा जब रोटी खाती हैं तो उनको पीक नहीं आती, जब वो रोटी खाती हैं तो उनको पीक आती है, जब वो चावल खाती हैं तो उन्हें पीक नहीं आती इसकी शुगर की। हालांकि हम मेडिसिन में उल्टा समझते हैं, हम समझते हैं कि जो चावल हैं उनकी वो मना होते हैं शुगर वालों को, लेकिन हमारी जेनेटिक्स पाकिस्तानियों की ऐसी है कि हमारी बॉडी ने इतना अडेप्ट कर लिया कि हम रोटी से जल्दी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं शुगर, और उसकी पीक हमारे पास आ जाती है। तो इसी तरह ये AI है बिल्टअप, उसके ऊपर एक ये ऐप है जो कि आपकी मेटाबॉलिक्स जो है, आपकी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, आपके पर्सनलाइज्ड तरीके से आपको प्रेडिक्ट करती है आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए। एक एग्जांपल है इसकी मैटरनल हेल्थ में, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में, जिसमें हम भी काम करते हैं। अच्छा, जो अनबॉर्न बेबी होता है और मदर की जो हेल्थ को मॉनिटर करने का एक तरीका होता है, एक डिवाइस होती है, उसे कहते हैं CTG डिवाइस। इसमें ये मदर की बेली के ऊपर जो मॉनिटर्स लगे हुए हैं, ये बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट, बच्चे की हार्ट रेट चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, और मदर की कॉन्ट्रैक्शन भी मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, ये दो सिर्फ सेंसर्स हम इस्तेमाल करते हैं CTG मॉनिटरिंग में, और इसी की बेसिस पे अक्सर हम डिसीजन लेते हैं कि C-सेक्शन की तरफ जाना चाहिए बच्चे को या नहीं जाना चाहिए। और ये हर जगह मौजूद नहीं होती, हॉस्पिटल में बड़ा एक्सपेंसिव सोफिस्टिकेटेड वो होता है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इसकी वियरेबल्स हमारी कंपनी भी इसके वियरेबल्स पे काम करेगी, इसकी वियरेबल वर्जन पे। और ये एक सोल्यूशन है ब्लूम लाइफ। ये क्या करता है, ये फीटल जो है काउंटिंग, उसको जो कॉन्ट्रैक्शन है उनको काउंट करता है, उसकी बेसिस पे प्रेडिक्शंस बनाता है कि बेबी की हेल्थ जो है वो किस तरह फेयर कर रही है। अच्छा, ये स्पोर्ट्स और परफॉर्मेंस का एक मैंने ये डाली थी। अच्छा, हमारे पास जो है सेंसर्स, जो हमारा बेसिकली जो वो है, जो हमारी R&D है वो सेंसर्स के ऊपर है। हमारे पास बहुत छोटे छोटे से सेंसर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डेटा हमें दे सकते हैं। जिस तरह का एक गायरोस्कोपिक सेंसर है, ये एक बहुत छोटा सा सेंसर है मेरे हाथ में, इसकी इवन छोटी सी चिप है जो कि ये सारी जो मूवमेंट का डेटा जो है आपको दे सकती है। अच्छा, ये मेरी पिक्चर है वैसे, और ये जनरेटिव AI नहीं है। हाँ, ये जनरेटिव AI नहीं है, ये पिछली सदी की होगी, लेकिन ये जनरेटिव AI नहीं है। एक ज़माने में मैं मैराथन्स भागता था, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा वो करने की, भागने की। तो अब ये मेरे पास ये ऐप है जो ये सारा डेटा मेरे पास है इसका। अब मुझे पता है कि मेरा हार्ट रेट हर वर्कआउट में कितना होना चाहिए, अगर मुझे वो वाला गोल अचीव करना है। अगर मुझे 41 किलोमीटर्स अगर भागने हैं तो मुझे अपना ट्रेनिंग किस तरह करनी है, ये हार्ट रेट मुझे पता है कितना होना चाहिए, कितना मैं थ्रेशोल्ड, मेरा कितना एनारोबिक थ्रेशोल्ड एक होता है कि हम कितना जो है अपने मसल्स की एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना जो है हमारा मसल ऑक्सीजन के बगैर जो है वो काम कर रहा है। तो ये सारी, और इवन स्ट्राइड लेंथ मेरी, कि मेरा रिदम क्या है भागने का, और मेरी स्ट्राइड के अंदर जो है मेरे पैरों में डिस्टेंस कितना है, ये सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जाहिर सी बात है वो उस डेटा को इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन इसी तरह इसी एग्जैक्टली वही वाली ऐप ने अब एक AI कोच इसका लॉन्च किया है, जैप ऐप ने, जिसकी मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी, जो कि वो सारी चीज़ें कर रहा है जो कि एक कोई स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट या एक एथलीट कोच आपको बताता है। अच्छा, ये मैं बहुत जल्दी मैंने उनका ओवरव्यू दिया है सारी एग्जांपल्स का। अच्छा, लिमिटेशंस पे बहुत लोगों ने बात की है, तो मैं लिमिटेशन इस वक्त सिर्फ वो स्पेसिफिक लिमिटेशंस बात करूँगा जो वियरेबल्स के साथ एसोसिएटेड हैं। तो होता ये है कि बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि ये जो एल्गोरिथम्स हैं, जो AI बेस्ड एल्गोरिथम्स होते हैं, ये बहुत कंप्यूटिंग एक्सपेंसिव एल्गोरिथम्स होते हैं, और आप इतनी छोटी छोटी चिप्स में जितनी मेमोरी नहीं होती, इतनी कंप्यूटेशनल पावर नहीं होती कि आप उसमें रख सकें। तो आप क्या करते हैं, डेटा आपने सेंसर से लिया और वो आपने क्लाउड पे भेज दिया। अब क्लाउड पे सारी सिग्नल प्रोसेसिंग होगी, सारी की सारी एनालिटिक्स होंगी, और उसकी बेसिस पे जो एक्शन उसने लेना है वो लेना है।
तो एक लिमिटेशन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी है, जो वेरिएबल्स के लिए यूनिक है, वो ये है कि ये वाला जो स्टेप है ना, ये बड़ा एक लिमिटिंग स्टेप है, एक डेंजरस स्टेप है, क्योंकि डेटा हैक हो सकता है, डेटा के साथ कुछ और हो सकता है, नॉइज़ उसमें यहाँ पर ऐड हो सकती है, डिले आ सकता है इसमें। और वो एप्लीकेशन जिनको फ़ौरन काम करना है, जैसे मिसाल के तौर पे एरिथमिया डिटेक्शन ऐप है या हमारी रेस्पिरेटरी रेट डिटेक्शन ऐप है, वो जब तक अपना डेटा भेजेगी तो काम आगे चला गया होगा। तो ये एक इसकी बड़ी लिमिटेशन है। हम लोग, जो मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है, वो बेसिकली इन AI मॉडल्स में है जो हम इन चिप में ट्रेन करा सकें। तो ये बेसिकली एक अलग फील्ड है जिसको कहते हैं टाइनी ML। अब तो इसके फ्रेमवर्क्स भी हैं टेंसरफ्लो में, लेकिन ये एक अलग फील्ड है अपनी, जिसको एज AI वगैरह भी कहते हैं। तो ये थी हमारी ऑलमोस्ट इसकी समरी है कि अब यहाँ इसका वे फॉरवर्ड अब यहाँ से क्या है। तो वो ये है कि इस हमारी पूरी AI के अंदर डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेटा की बेसिस पे यू आर मेकिंग इन्फ्रेंसेस। अब डेटा ही आपके पास हाई क्वालिटी नहीं होगा तो फिर वही, जिस तरह डॉक्टर फारिस ने भी ये बात की कि गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास हाई क्वालिटी सेंसर्स हों जो कि हाई क्वालिटी डेटा हमें प्रोवाइड करें। नंबर 2 चीज़ जो है जिस पे भी लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, वो बेंचमार्किंग डेटा सेट्स हैं। आपके पास डेटा हो और वो वैलिडेटेड हो, ज़रूरी नहीं है कि वो रिप्रेजेंटेटिव भी होगा। एक बहुत छोटी सी एग्जांपल मैं ये देता हूँ, पल्स ऑक्सीमीटर मेरे ख्याल में सबसे पुरानी जो है वो AI बेस्ड डिवाइस है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन AI 1950s के अंदर पल्स ऑक्सीमीटर डेवलप हुआ था। वो लीनियर रिग्रेशन पे काम करता है, लेकिन लीनियर रिग्रेशन एक बड़ा रूडिमेंट्री मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है, लेकिन बहरहाल वो एक उसका AI मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है और वो डेटा ड्रिवन है। तो उसकी लिमिटेशंस क्या थी वो हमें कोविड में पता चली कि उसने जो डार्कर स्किन है, जो हम लोग हमारी तरह के और जो डार्कर स्किन लोग हैं, उनको वो ओवर एस्टिमेट करता था ऑक्सीजनेशन। ये कोविड में चीज़ उनको पता चली है। और अब FDA की रिक्वायरमेंट है, जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि इनको जो मेडिकल डिवाइसेस को रेगुलेट करती है, उसकी ये अब रिक्वायरमेंट है कि 30% लोग अगर आप कैलिब्रेट कर रहे हैं ये सेंसर, तो वो जो है आपके डार्कर स्किन कलर लोग होने चाहिए। तो बेंच मार्किंग डेटा सेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डोमेन नॉलेज का जो है वो कोई नेमुल बदल नहीं है। जब इन्होंने जो जॉफरी हिंटन साहब हैं, जब उन्होंने कहा था ये बात, ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल गाय, रियली अ जीनियस, जिसने वो फील्ड AI की बेसिकली बनाई है। तो ही द गॉड फादर ऑफ AI, जिन्होंने पहली दफ़ा न्यूरल नेटवर्क का बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम लिखा था। उन्होंने ये कहा था कि आज से कोई 7 साल पहले, कि 5 साल के बाद रेडियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, फील्ड ख़त्म हो जाएगी। तो उस ज़माने में मैंने ये 9th हमारा मीटअप था, उसमें हमने कहा था ऐसा नहीं होगा। हाँ, रेडियोलॉजिस्ट जो AI को इस्तेमाल करना जानते हैं उनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, और एग्जैक्टली आज ऐसा वैसा ही है। तो हम डोमेन नॉलेज का कोई लेवल बदल नहीं है। अगर जिसको डोमेन नॉलेज होगी वो AI लर्न कर लेगा तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। और ये फील्ड विदाउट कोलैबोरेशन नहीं चल सकती। हमारे पास मैथमेटिशियंस, हर एक को अपनी ज़बान बोलनी ज़रूरी है। मैथमेटिक्स, इनमें जब भी हिस्ट्री में एक्सपर्ट्स ने कोई काम किया है तो एक अपनी लैंग्वेज डेवलप करते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी डेवलप करते हैं। तो आप मैथमेटिशियंस भी हों आपके पास बायोमेडिकल इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, जो कि स्पेशलाइज करें इस फील्ड में और इस कम्युनिकेशन में। तो दिस इज़ आई थिंक द वे फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज माय प्रेजेंटेशन। और दिस इज़ माय लिंक्डइन, और आई विल बी रियली ग्लैड इफ आई कुड हेल्प एनीवन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।